गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो बेटा हमने अपना चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में रिटायरमेंट का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। और आज हम उससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में आएगा, कंफर्म आएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तो हम अकाउंट्स को कैसे सेटल करेंगे, हमें इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। देखिए बेटा, पार्टनरशिप होती है तो जब भी अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा या उसकी डेथ होगी तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। और अगर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो हमें फर्म के जो अकाउंट्स है उनको सेटल करना पड़ता है। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका जितना भी बैलेंस कैलकुलेट होता है, हमें वो बैलेंस उसको पे करना पड़ता है। सेकंड मोस्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सबसे पहली बात, पार्टनर की तो डेथ हो चुकी है तो उसकी जो अमाउंट है वो अमाउंट हम किसे पे करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर है, हमें 3 बातें समझनी हैं। उसमें से पहली बात है अमाउंट पेड टू। अमाउंट हम किसे पे करेंगे? अमाउंट पेड टू एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। डिजीज मतलब जिस पार्टनर की डेथ हुई है हम उसके एग्जीक्यूटर को अमाउंट पे करेंगे। अब एग्जीक्यूटर कौन होता है, इस बात को ध्यान से समझे। एग्जीक्यूटर होता है उत्तराधिकारी, मतलब उस पार्टनर की डेथ के बाद उसके सभी एक्टिविटीज़ का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटर। ठीक है ना, उत्तराधिकारी। जैसे पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय से प्रथा चली आ रही है ना कि अगर राजा की मृत्यु हो गई तो उसका जो पुत्र है यानी युवराज, उसको राजगद्दी मिलेगी, वो राजा बनेगा। तो वो जो युवराज है वो उत्तराधिकारी है। ठीक है ना। अपने हिंदू समाज में भी जैसे क्या होता है कि फादर की डेथ हो गई है तो उनका जो बड़ा बेटा होता है वो उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं एग्जीक्यूटर। अमाउंट पेड टू एग्जीक्यूटर। सेकंड पॉइंट, सेकंड जो पॉइंट हमें समझना है वो हमें समझना है इंटरवेनिंग पीरियड। ये वेरी वेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता। इंटरवेनिंग पीरियड देखो क्या होता है बेटा, आपने लास्ट ईयर की बुक्स क्लोज कर दी है। मान लीजिए आपने 31 मार्च 2018 को बैलेंस शीट प्रिपेयर करके और बुक्स को क्लोज कर दिया। ठीक है ना। अब मई 31 2018 को ABC 3 पार्टनर थे, उसमें से C की डेथ हो गई। ध्यान से समझना इस केस को, मई 31 2018 को C की डेथ हो गई। ठीक है ना। इसका तो कोई बेटा एडवांस फिक्सेशन होता ही नहीं, अकस्मात होता है, अननोन होता है सब कुछ। अब देखिए 31 मार्च को प्रीवियस ईयर खत्म हुआ था और 1 अप्रैल 2018 से न्यू ईयर शुरू हो चुका है। 1 अप्रैल 2018 से लेकर C ने फर्म में 31 मई 2018 तक काम किया है। C ने इस न्यू ईयर में, मतलब पिछला साल खत्म हो चुका है, पिछला साल खत्म होने के बाद न्यू ईयर शुरू हुआ है, उसमें 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक C ने काम किया। यानी कि अप्रैल और मई 2 मंथ्स C ने काम किया है। अब अगर C ने 2 मंथ्स काम किया है तो 2 मंथ्स में फर्म ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो अर्न किया होगा ना, हमें उसे प्रॉफिट्स में से शेयर देना पड़ेगा। कितने महीने का? 2 मंथ्स का। ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से समझना, व्हेनेवर ए पार्टनर डाइज, जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है, हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल टू। उन्हें क्या क्या मिलेगा, ध्यान से समझना। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसके एग्जीक्यूटर को क्या मिलेगा? सबसे पहला तो मिलेगा बैलेंस इन द कैपिटल्स।
मतलब उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है वो कैपिटल मिलेगी। नंबर 2, शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, अगर फर्म ने मेंटेन कर रखे हैं तो उनमें शेयर मिलेगा। नंबर 3, शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म की जो गुडविल है उसमें शेयर मिलेगा। नंबर 4, शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसमें प्रॉफिट या लॉस निकलता है, उसका जो भी शेयर होगा वो उन्हें मिलेगा। ठीक है ना। नंबर 5, ध्यान से समझना, उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, देना पड़ेगा। कितने महीने का? 2 मंथ्स का, इंटरवेनिंग पीरियड का, जितने महीने वो रहने उतने महीने का उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। और नंबर 6, शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट्स। करंट ईयर मतलब ये वाला ईयर, 1 अप्रैल से 31 मई, इस साल फर्म ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स तो अर्न किए होंगे, उस प्रॉफिट्स में से हिस्सा देना पड़ेगा। ये जो 2 पॉइंट्स है ना, नंबर 5 और नंबर 6, ये 2 पॉइंट, इंटरेस्ट और शेयर इन करंट ईयर, यहाँ पर अप्लाई होगा इंटरवेनिंग पीरियड। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के लिए आपको टाइम पीरियड देखना पड़ेगा और उसके बाद क्वेश्चन होगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन जो होगा उसमें हमें टोटल काम वर्किंग नोट्स में करना पड़ेगा। मेन क्वेश्चन में हमें सिर्फ जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, बाकी सारा काम हमें वर्किंग नोट्स में करना पड़ेगा। ठीक है जी, आई बात आपको समझ में? तो अब हम इसका एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। बहुत ही आसान है और अच्छे से अगर हम इसको समझेंगे तो हमें टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेरी इजी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है इसका, और आप अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन निकालता हूं आपके लिए एक। देखिए ध्यान से, हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 63 जी, ध्यान से पढ़िएगा। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स फर्म में शेयर करते हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:3, ओल्ड रेशियो रखा है ऑन 31 मार्च, यानी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट हमें दी हुई है। क्रेडिटर से रिजर्व्स, ये रहा, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना। अच्छा जी, कैपिटल दे रखी है, बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक पेटेंट्स डेटर्स कैशबैक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये देखो, ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2015, 1 अक्टूबर 2015 को ए की डेथ हो गई है, और बी और सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो, न्यू रेशियो आपको दे रखा है 7:5। सबसे पहला जो हमारा काम होगा, हमें इसी लाइन को पढ़कर लिखना है। देखिए क्या करना है, हमें ध्यान से समझना। हम यहाँ पर शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 63, और डेथ किसकी हुई है? ए की, तो हमारे पास प्रिपेयर होगा एज कैपिटल अकाउंट। वर्किंग नोट्स उसके डायरेक्ट नीचे बनेंगे। वर्किंग नोट्स में सबसे पहली लाइन आपको लिखनी है, सिंस ए डाइड ऑन, ए की डेथ कब हुई है? 1 अक्टूबर 2015, देयरफॉर इंटरवेनिंग पीरियड कितना होगा, हमें सबसे पहले पता लगाना है। कितना होगा बेटा? 31 मार्च को प्रीवियस ईयर ख़त्म हो गया था, उसके बाद 1 अप्रैल 2015 को नया ईयर शुरू हुआ है, और डेथ कब हुई है? 1 अक्टूबर
ये जो टाइम पीरियड है ये इंटरवेनिंग पीरियड है, काउंट करो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर काउंट नहीं होगा, फर्स्ट डेट को ही डेथ हो चुकी है, ठीक है ना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इंटरवेनिंग पीरियड विल बी 6 months, ठीक है ना। सबसे पहला काम हमें ये करना है, उसके बाद हमें लिखना है ओल्ड रेशो। हमारे पास है ओल्ड रेशो 543 ऑफ ए बी एंड सी। ए की डेथ हो गई है तो उसके बाद न्यू रेशो इन्होंने हमें बताया है, न्यू रेशो किस किस का होगा, बी और सी का, 7:5। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। किस किस का निकलेगा, ए और बी का निकलेगा, ठीक है जी। तो ध्यान से समझना, नहीं बी और सी का, सॉरी बी और सी का। सबसे पहले न्यू रेशियो लिखेंगे 7/12, 5/12 माइनस बी का लिखना है 4/12 और 3/12। ये आ गया 3/12, ये आ गया 2/12 और यहाँ से गेनिंग रेशियो हमारे पास निकल कर आ गया 3:2। ठीक है जी। इतना काम हमने किया है, हमने सिर्फ एक लाइन को पढ़ी और हमने इतना काम कर दिया। ठीक है जी, समझ में आ गया। सबसे पहले हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से होगी। आपको सबसे पहले ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि जिस पार्टर की डेथ हुई है उसका नाम, उसकी डेट ऑफ डेथ और उसके बाद इंटरवेनिंग पीरियड। हमें ये लाइन जरूर 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 लिखनी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है जी। अच्छा, अब हम पॉइंट्स को रीड करते जाएंगे और उसकी एडजस्टमेंट्स करते जाएंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे हम हमेशा जो लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। किसका कैपिटल है? ए का कैपिटल है। सिर्फ ए को ही कंसीडर करना। ए की कैपिटल है हमारे पास 30,000 बस। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट क्या होना था? रिजर्व्स। तो डेबिट से क्रेडिट बाय रिजर्व्स। पूरा नहीं आएगा 6,000, हमें ए का शेयर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, एज शेयर इन रिजर्व्स। रिजर्व टोटल है 6,000 और उसमें से ए का शेयर है 5/12। तो ए का शेयर हमारे पास आ गया 2500। वो अमाउंट हमें यहाँ पर लिखनी है 2500 और ब्रैकेट में लिखना है यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2 कि 2 को देखकर आप वेरीफाई कर लीजिए ये 2500 कहाँ से आए। ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन होगा। वर्किंग नोट के नंबर डलते जाएंगे और सारे कैलकुलेशन नीचे वर्किंग नोट में होती जाएगी। एक एक कैलकुलेशन, छोटी से छोटी कैलकुलेशन हमें वर्किंग नोट में शो करनी है। एसेट साइड में है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, क्रेडिट से डेबिट। डेबिट साइड हम इसको रिकॉर्ड करेंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इसके लिए बन जाएगा हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है ना। कितना है? 12,000। नंबर 3 इज शेयर इन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। 12,000 इंटू 5/12, तो अमाउंट हमारे पास निकल कर आ रही है ₹5,000। ठीक है ना। यही अमाउंट हम कहाँ पर लिख देंगे? यही अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। हो गया। इसके बाद हो चुका है फर्स्ट पॉइंट है गुडविल। गुडविल को कैसे वैल्यू करना है? 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4। पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो वर्किंग नोट नंबर 4 हमें क्रिएट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 4 ध्यान से देखेंगे सभी। कैलकुलेशन ऑफ एज शेयर ऑफ गुडविल। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे। एवरेज प्रॉफिट 4 साल के प्रॉफिट है, चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे। 19,000
प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000 डिवाइडेड बाय 4। इन सब को अगर हम ऐड करते हैं 19, 15, 34, 34, 18, 52, 52 और 20, 72 बाय 4,000। तो ये हमारे पास आ गया ₹18,000। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया ₹18,000। ठीक है ना। अब हमें निकालनी है गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 18,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2.5, उसको मैं लिखना चाहूँगा 5/2। 2.5 मतलब 5/2 ही तो होता है ना, देख लो। तो 9 5 45,000। यह है फर्म की गुडविल। हमें चाहिए ए का शेयर। 45,000 इंटू ए का शेयर है 5/12। ठीक है ना। तो 45,000 का 5/12 जब हम कैलकुलेट करेंगे 18,750। ठीक है ना, ये अमाउंट आ गई है। अब एंट्री गुडविल की कुछ ऐसी थी, जो पार्टनर रिटायर होता था उसको हम क्रेडिट करते थे। तो रिटायर ए हो रहा है, ए की डेथ हो रही है, सेम ट्रीटमेंट है, तो गुडविल इसी को क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ पर नाम आएगा बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, दोनों का नाम आता था ना। और ये जो 18,750 है, ये गेनिंग रेशो यानी कि 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर लिखा जाएगा वर्किंग नोट नंबर 4। 18,750 302 5 डिवाइड बाय 5, 3,750 इंटू 3 11,250 और 7,500। इस तरह से हमें गुडविल लिखनी पड़ेगी। हर एक चीज़ का हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, पेटेंट्स बी वैल्यूड। पेटेंट्स की वैल्यू कितनी हो रही है? 8,000 रुपीज़, मशीनरी 28 और बिल्डिंग 25। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 5 में बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चाहते हो? देखो, हम क्वेश्चन को पढ़ते, अगर इन्होंने रिवैल्यूएशन की डिमांड की तो हमें बनाना पड़ेगा, वरना हमें नहीं बनाना। इन्होंने यहाँ पर कहा है प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट एंड एज एग्जीक्यूटर, 2 अकाउंट बनाए, एक तो ए का कैपिटल और एक का एग्जीक्यूटर। रिवैल्यूएशन की बात नहीं कही। मर्जी है, चाहो तो रिवैल्यूएशन बनाकर बता देना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। एज शेयर इन प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। सबसे पहले देखो, पेटेंट्स कितनी वैल्यू हुई है? 8,000। ठीक है ना। और पेटेंट्स हमारे पास पहले थे 11,000, तो लॉस इन पेटेंट्स में लॉस हो गए 3,000। इसको हम माइनस का लिख लेते हैं। मशीनरी 28, मशीनरी पहले थी 30, इसमें भी लॉस हो गया, लॉस इन मशीनरी 2,000। बिल्डिंग 25, बिल्डिंग पहले थी 20, प्रॉफिट इन बिल्डिंग। ये 5,000 प्लस का लिख दे, बस खत्म। अरे ये तो नील आ गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है ना, तो कोई शेयर नहीं मिलेगा। इसके बाद पॉइंट नंबर सी को ध्यान से देखना। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015-16, मतलब जिस साल वो 6 महीने पार्टनर आए, इंटरवेनिंग पीरियड के प्रॉफिट में से जो उसे प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, जो मैंने कहा था पॉइंट नंबर 6 कि शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट, उसकी बात हो रही है। बी टेकन एज हैविंग एक्रूड मतलब सेम मान लिया एज दैट ऑफ प्रीवियस। इन्होंने मान लिया इस साल भी हम वही प्रॉफिट्स अर्न करेंगे जो प्रॉफिट्स हमने पिछले साल अर्न किए थे। 15-16 से पिछला साल होगा 14-15, तो 14-15 के प्रॉफिट देखने ये रहे, पिछला साल ये रहा 18,000 प्रॉफिट, हमें ये लेना पड़ेगा। नंबर 6
शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट, उसे हमने माना है एक्रूड 18,000 इंटू 18,000 रुपीज़ पूरे साल का है, हमें इंटरवेनिंग पीरियड के लिए निकालना है, मतलब 6 मंथ के लिए, और पार्टनर का शेयर। ठीक है जी, ये ध्यान से देखो, 18,000 रुपीज़ पूरे साल का था, हमें चाहिए 6 मंथ्स का और उसमें ए का शेयर। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 18,000 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 3,750, ये आ गया है। इसे हम किस नाम से लिखेंगे? इसे हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नंबर 6 3,750। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 7। पार्टनर ने कैपिटल लगाई थी 30,000 रुपीज़, 13,000 रुपीज़ का 10% 6 मंथ्स इंटरवेनिंग पीरियड के लिए रुपीज़ 1,500, ये आ गया है हमारे पास। इसे हम यहाँ पर लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नंबर 7 1,500। ठीक है ना, हो गया, ख़त्म। अच्छा, ध्यान से पढ़िए नेक्स्ट वन। हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए को जितने भी रुपए देने थे उसकी हाफ अमाउंट टू बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर, हमने तुरंत किसको दिए? एग्जीक्यूटर को। ए को नहीं दिए, एग्जीक्यूटर को दिए हैं, और बैलेंस हमने ट्रांसफ़र किया है उसके एग्जीक्यूटर के लोन में। ए का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। एग्जीक्यूटर अकाउंट अलग से बनेगा, कैपिटल अकाउंट खत्म हो चुका है, अब हमें कैपिटल में कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। अब हमें कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इसका टोटल करना है और इस क्वेश्चन को ख़त्म करना है। यहाँ पर हम एक अमाउंट लिखेंगे टू एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है ना, टोटल कर लेते हैं। 30,000 प्लस 2,500 प्लस 11,250 प्लस 7,500 प्लस 3,750 प्लस 1,500 56,500। 56 माइनस 5 51,500। ठीक है ना, ये अमाउंट आ गई। अब इसके बाद हमें बनाना है ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो यहाँ देखना साथ साथ जगह की कमी है इसलिए मैं यहाँ बना रहा हूँ। डेबिट साइड से अमाउंट ट्रांसफर होकर आएगी क्रेडिट साइड बाय एज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट से आए हैं, कितनी अमाउंट आई है? 51,500। उसका हम क्या करेंगे? उसमें से हाफ तो हम पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट और बाकी हाफ हम कहाँ डाल देंगे? टू एज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ये करना है और अकाउंट को क्लोज कर देना। कितनी आएगी? 25,750, 25,750 और क्वेश्चन ख़त्म। इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, 100% आएगा, 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है ना, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझेंगे और आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पर ख़त्म।